हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात की गई है रामसर कन्वेंशन की। तो जो ये कन्वेंशन है ये किसके ऊपर है? ऑन वेटलैंड। वेटलैंड कौन सी होती है? तो देखिए, वेट मतलब गीला और लैंड मतलब धरती। तो जहाँ पे आपको जिस धरती पे आपको पानी देखने को मिलेगा, जो पानी में रहती है, उसे हम कहते हैं वेटलैंड। इसकी एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपके पूल्स हो गए, मार्शेस हो गए, तो ये सब आते हैं वेटलैंड में। इसे अडॉप्ट किया गया था कहाँ पे? ईरान में। ईरान में कौन सी सिटी थी? रामसर। तो वहाँ पे इसे साइन किया गया था 1971 में। डेट क्या थी उस दिन? 2 फेब। और सेकेंड फेब को ही हम मनाते हैं कौन सा डे? वेटलैंड डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस बार की वेटलैंड डे की थीम क्या थी, ठीक है। और ये फोर्स में कब आया था? तो ये आया था 1971 में। साइन 1971 में हुआ था, लेकिन इसको इन्फोर्समेंट किया गया था 1975 में। अब हम देखते हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? तो आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर 75 रामसर साइट्स। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है आपकी यूपी में। सबसे जो आपकी लार्जेस्ट रामसर साइट है वे है आपकी सुंदरबन। स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो वे है रेणुका वेटलैंड, ठीक है। और इंडिया के अंदर पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी? तो वे बनी थी 1981 में, चिल्का लेक। और एक आपकी बनी थी केओलादेव पार्क, ठीक है। तो जो चिल्का लेक है ये कहाँ पे है? तो ये है आपकी ओडिशा में। और केओलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। सो इस कन्वेंशन में बेसिकली वेटलैंड्स को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इसको साइन किया गया था, क्योंकि इसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये ओवर एक्सप्लॉइट ना हो, तो ये रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी ईरान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की। तो इसे हम कहते हैं इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन पीओपीज। तो पीओपीज क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ये पीओपीज होते क्या हैं आपके? तो ये रहते हैं आपके कार्बन बेस्ड केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी देर तक देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत सालों तक ये इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। और इसका क्या रहता है? इम्पैक्ट जो रहता है वह बहुत बुरा पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डियर की, तो डियर के अंदर जैसे ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि आपने टर्म सुना होगा बायो एक्यूमुलेशन, उसे हम क्या कहते हैं? जो ये पीओपीज हैं, ये जो फैटी टिश्यू होते हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जैसे आपको देखने को मिलेगा डियर में। तो जैसे डियर को अगर लाइन खाएगा तो उसके अंदर जो ये बायो एक्यूमुलेशन है ये और इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करें, आपका डीडीटी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंडोसल्फेन हो गया इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो ये पीओपीज हैं ये हार्मफुल हैं किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। तो इसको अडॉप्ट किया गया था 2001 में, कहाँ पे? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये फोर्स में कब आया है? 2004 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट्स की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो ये है आपकी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना होते हैं आपके एनिमल्स और फ्लोरा होते हैं आपके प्लांट्स। तो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है किसके ऊपर कन्वेंशन है ये? जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इसे साइन किया गया है। इसे अडॉप्ट किया गया था 1963 में। और ये फोर्स में कब आया है? 1975 में। अच्छा, जैसे मैंने आपको साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे। जो साइट्स है इसे एडमिनिस्टर कौन करता है? तो वे करता है यूएनईपी। और यूएनईपी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे वियना में, ठीक है। जो साइट्स है इसे फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। जो फर्स्ट में आएंगे वे आपके वो हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, मतलब जो ख़त्म होने की कगार में है। और इसके ऊपर टोटल ही बैन किया गया है कि इनका बिल्कुल ट्रेड नहीं किया जाता। फिर सेकंड में आते हैं जिनका ट्रेड किया जाता है और इनके पास लाइसेंस होता है।
थर्ड में रहता है कि ये रिक्वेस्ट करते हैं नेशन को कि वह उन्हें ऐड करे। तो बेसिकली इसके बारे में ये पॉइंट्स भी आप याद रख लेना, बस ये ज़रूर याद रखना कि इसे एडमिनिस्टर कौन करता है, तो वे करता है यूएनईपी, ठीक है। और जहाँ पे हमने बोन कन्वेंशन की बात की गई थी, तो जो आपका बोन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जर्मनी के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये देखिए किसके ऊपर कन्वेंशन है, सीबीडी के ऊपर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। इसको अडॉप्ट किया गया है 92 में, फोर्स में आया है ये 93 में। तो बेसिकली इसके गोल्स क्या हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको कंजर्वेशन की जाएगी बायोडाइवर्सिटी की, सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा कंपोनेंट्स का, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। जैसे कि आपका सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करेंगे कि वह आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन कन्वेंशन की। तो ये जो आपकी कन्वेंशन है ये है माइग्रेटेड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर। अडॉप्ट किया गया है इसे 1979 में, फोर्स में आई है ये 1983। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि ये जो है कंजर्वेशन किसकी है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ की। तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन की। तो ये जो कन्वेंशन है किसके ऊपर है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो बात करें ओजोन लेयर की, तो ये कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ओजोन डे कब आता है, तो ये आता है आपका 16 सितंबर को। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जो वियना कन्वेंशन है इसमें प्रोटेक्शन किसके बारे में की गई है बात, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की। जो ओजोन लेयर है ये किससे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, यूवी रेज से, क्योंकि यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर ये अर्थ पे आ जाए तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है और भी बहुत डिजीज़ हो सकती हैं। इसको अडॉप्ट किया गया है 1985 में, फोर्स में आई है ये 1988 में। नेक्स्ट बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, किसके ऊपर, ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो देखिए इसमें डिफरेंस का ध्यान रखना, इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की, ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, मॉन्ट्रियल में बात की गई है उन सब्सटेंसेस की जो डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को। इसे अडॉप्ट किया गया है 1987 में और ये फोर्स में आई है 1989 में। अगर हम बात करें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, तो वह कौन कौन से हैं, जैसे आपका हो गया, ये देखने को मिलेंगे आपको एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये सब आ जाएंगे आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइटो प्रोटोकॉल की। तो ये है आपका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसमें बात की गई है किसको रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। अडॉप्ट किया गया है 1997 में, केम इनटू फोर्स इन 2005, ठीक है। तो जैसे कि इसे अडॉप्ट करते हैं तो उसके कुछ सालों बाद या 1 साल बाद या उससे ज़्यादा सालों बाद ये एनफोर्समेंट में आती है। अगर हम बात करें काइटो प्रोटोकॉल की, तो ये है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। इसके अंदर हम बात करते हैं अब ग्रीन हाउस गैसेस की। पेपर में अक्सर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो वे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ये आपको याद रखनी है सबकी सब। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, N2O जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस, और पेपर में से पूछते हैं कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आगे SF6, फिर आ गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर आ गया आपका PFC। तो ये सब हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये है आपकी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी गवर्निंग एक्शंस टू कम्बैट climate change through adaptation and mitigation efforts directed at control of emission of greenhouse gases that cause global warming। इसे अडॉप्ट किया गया है 92 में और ये इन्फोर्समेंट में कब आई है, 1994 में। तो बेसिकली ये क्या है आपकी UNFCCC, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ताकि ये इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ यही बात की गई है। UNFCCC के अंदर 197 पार्टीज़ हैं जिनकी की मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं COP।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब हम बात करते हैं रियो समिट की। तो ये है आपकी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हुई थी 92 में और कहाँ हुई थी? रियो दे जनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। तो इसका भी यही मोटिव है, क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और इन्वायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएनसीसीडी की। तो ये है आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसे अडॉप्ट किया गया है 94 में और ये इन्फोर्समेंट में आई है 96 के अंदर। बात करें बेसल कन्वेंशन की, तो ये कन्वेंशन है किसके ऊपर? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल। तो बेसिकली ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। तो इसके अंदर किसकी बात की गई है? जो हैजार्डस वेस्ट हैं उनकी किसके ऊपर कंट्रोल करना है? मूवमेंट के ऊपर, कि वह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर जा रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या जा रहा है। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया है 1989 में और ये फोर्स में आई है 92 में। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल की। तो ये किसके ऊपर है प्रोटोकॉल? ऑन बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अडॉप्ट किया गया है इसे 2000 में और फोर्स में आई है ये 2003 में। तो बेसिकली कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो आपका है इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएन रेड की। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसको क्रिएट किया गया है 2008 में। तो पेपर में ये पूछा गया था रिसेंटली कि जो यूएन रेड है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये रिड्यूस करेगा एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसके कारण जो इमिशन देखने को मिलता है तो ये उसके रिगार्डिंग है, तो उसे क्या करना है? रिड्यूस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगोआ प्रोटोकॉल की। तो ये है आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। किसके ऊपर है? ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बेसिकली जो ये कन्वेंशन है इस पे बात की गई है जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बात की गई है। इसको अडॉप्ट किया गया है 2010 में और ये फोर्स में आई है 2014 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किगाली अग्रीमेंट की। तो ये अडॉप्ट किया गया है 2016 में, इन्फोर्समेंट में आया है 2019 में। तो इसके अंदर बस आपको यही याद रखना है कि इट इज़ एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ एसोसिएटेड था? सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो ये बेसिकली उसकी अमेंडमेंट है। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस लाया। ठीक है, उसको अपग्रेड किया है इन्होंने। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट बात करते हैं मिनामाटा कन्वेंशन की। तो ये आपकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी। तो बेसिकली जो मिनामाटा है ये प्लेस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? जापान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने को मिला था? यहाँ पे आपको मर्करी के कारण एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला था एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये बेसिकली उसी के ऊपर है कि इसे हमें कैसे कंट्रोल में रखना है। ठीक है, और इसे अडॉप्ट किया गया है 2013 में और ये फोर्स में आई थी 2017 में। नेक्स्ट बात करते हैं रोटरडैम कन्वेंशन की। तो रोटरडैम कन्वेंशन जो है ये भी है आपकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसे अडॉप्ट किया गया है 98 में और ये इन्फोर्समेंट में कब आई है? 2004 में। तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि जो रोटरडैम कन्वेंशन है ये है आपकी पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स के ऊपर और जो रोटरडैम प्लेस है ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? नीदरलैंड में। जैसे हमने बात की थी ना बेसल कन्वेंशन की, तो उसके अंदर था किसके ऊपर? हैजार्डस सब्सटेंस के ऊपर। तो बेसल जगह कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपकी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और जो वियना था, हमने पढ़ा था ना कन्वेंशन, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ऑस्ट्रिया के अंदर। और जो अभी इस बार की इंटरपोल होगी 2023 की, वे आपको वियना में ही देखने को मिलेगी। तो अब आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी।
तो कौन है? तो वे हैं रामदेव मिश्रा। तो मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ। तो ये हैं आपके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी तो वे कौन है? तो वे हैं आपके अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ठीक है, हमने बात की थी मीनामाटा डिजीज़ की, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है? मरकरी के साथ। उसी तरह एक है आपकी इटाई डिजीज़, पेपर में ये भी पूछी जाती है, इटाई डिजीज़। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये है आपकी कैडमियम के साथ। और इसी डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है? तो इसे कहते हैं आउच। पेपर में अक्सर इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं। एक है आपकी ब्लू बेबी डिजीज़, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है? नाइट्रेट के साथ, ब्लू बेबी डिजीज़। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेज बता देती हूँ जो इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। जिसे आ गया आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि मैंने आपको बताया है 2 फ़रवरी को आता है। थीम क्या है इस बार का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये आता है आपका 22 मई को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है ये तो आप सभी को पता होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंडिया के अंदर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो वे हैं 4। कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, देन है आपका इंडो बर्मा रीजन आता है, देन है आपका सुंडालैंड, निकोबार, और फिर आता है आपके ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये हैं आपके 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे हम याद करेंगे इस निमोनिक के साथ, विश के साथ। W से रहेगा आपका वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, I से रहेगा आपका इंडो बर्मा रीजन, S से रहेगा आपका सुंडालैंड। ये देखो इसके स्पेलिंग, ठीक है। ये आता है आपका, इसके अंदर आती हैं आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। देन आपका रहेगा H से रहेगा आपका ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये हैं आपके 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इसका कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये भी अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। तो वे दिया था नॉर्मन मेयर ने, ठीक है। तो क्या स्पेलिंग है इनके? तो ये हैं इनके स्पेलिंग, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अच्छा, एक आपका इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो आता है 3 मार्च को, ठीक है।